चंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया निबंध है। यह एक व्यंग्य लेख है। प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद का जो फ़ोटो मेरे सामने है वो अपनी पत्नी के साथ में है, और जिसमें उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है और सर पे उनकी टोपी है, और जो उनकी कनपट्टी है, कान और आँख के बीच का जो हिस्सा होता है उसे कनपट्टी कहा जाता है, वो चिपकी हुई हैं, और जो गालों की हड्डियाँ उभर कर बाहर को निकली हुई हैं, और चेहरे पे घनी घनी मूछें होने के कारण उनका चेहरा भरा भरा लग रहा है। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। और लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद के पैरों में कैनवस के जूते हैं और जो उल्टे सीधे बंधे हुए हैं। कह रहे हैं कि उनकी जो पतरी है, यानी जो नुकीला हिस्सा होता है, वो निकला हुआ है, जिस कारण जूतों के छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं पाँव के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आती है। और जो उन्होंने जूते पहने हैं, दाहिने साइड का जो जूता है पैर का, वो तो ठीक है, मगर जो बाएं पैर का जूता है वो फटा हुआ है, जिससे उंगली दिख रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। मैं सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जूते देखकर मेरी दृष्टि इनके जूतों में ही अटक गई है। कह रहे हैं कि अगर इनके पास फ़ोटो खिंचाने के ये जूते हैं तो बाकी पहनने के कैसे होंगे। फिर अगले ही पल सोचते हैं कि नहीं, इस आदमी के अलग अलग जूते नहीं हो सकते हैं, अलग अलग कपड़े नहीं हो सकते हैं। जैसा ये वास्तव में दिखता है ऐसा ही ये रियल में है भी। जैसा ये बाहर से दिखता है ऐसा ही ये वास्तव में ये व्यक्ति है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं। फिर लेखक प्रेमचंद के चेहरे पर देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, और जिनकी फ़ोटो में भी जूता फटा हुआ है और उंगली दिख रही है, और इनके चेहरे पर इसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं है, और ना ही चेहरे पर लज्जा, संकोच या झेप दिखाई दे रही है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो उंगली ढक सकती थी। फिर लेखक सोचते हैं कि अगर इनकी धोती थोड़ा सा और लंबी होती तो इनका जो फटा हुआ जूता है, जो उंगली दिख रही है, ये नहीं दिखती। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। और सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रेमचंद के चेहरे पे बड़ा ही विश्वास है। कोई भी शर्म, लज्जा, झेप नहीं दिखाई दे रही है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। और सोच रहे हैं कि जब फोटोग्राफर ने इनकी फ़ोटो ली होगी तो उससे पहले रेडी प्लीज कहा होगा, और जब उन्होंने हंसने के लिए कहा होगा तो इन्होंने अपने चेहरे पर आर्टिफिशियल मुस्कान लाने की कोशिश भी की होगी, जो हंसते हुए दिख रहे हैं। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे, और कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। और कह रहे हैं कि इस फ़ोटो में, इस हंसी में जो इनके दर्द हैं, गहरे मन में जो गहरे दर्द छिपे हुए हैं, उसको दिखाने की इन्होंने कोशिश नहीं की है। और जो मुस्कान ये दिखा रहे हैं, ये एक व्यंग मुस्कान लग रही है, उपहास वाली मुस्कान लग रही है। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फिर लेखक सोचते हैं कि यार ये कैसा आदमी है, खुद तो इसने फ़ोटो खिंचाते समय फटे जूते पहने, और पता नहीं इसके चेहरे पर जो हंसी है, और ये किसी का मजाक भी उड़ा रहा है, व्यंग मुस्कान भी मुस्कुरा रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था। फिर लेखक सोच रहे हैं कि अगर फ़ोटो इनको खिंचानी ही थी तो ढंग के जूते तो पहन लेते। अगर फ़ोटो नहीं भी खिंचाते तो क्या होता, क्या बिगड़ जाता किसी का।
इससे अच्छा था कि नहीं पहनते। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं, इनकी पत्नी ने इनसे ज़बरदस्ती फ़ोटो के लिए कहा होगा तो इनको बैठना ही पड़ा होगा। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी होती है हादसा होना। फिर सोचते हैं कि यह कितना बड़ा हादसा है, कितनी बड़ी समस्या है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जूते नहीं हैं। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ। और लेखक सोचते हैं कि जो प्रेमचंद की फ़ोटो है, उनके जो फटे हुए जूते हैं फ़ोटो में, कि उनका जो गहरा दर्द छिपा हुआ है, तो उस दर्द को अपनी आँखों पर वो लाना चाहते हैं, यानी उनके आंसू छलक रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर जो व्यंग मुस्कान है, ये मेरे आँखों के आंसू को रोक देता है। मैं रो नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी मुस्कान देखकर। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। फिर सोचते हैं कि शायद प्रेमचंद को फ़ोटो का महत्व नहीं पता, अगर ये समझते होते तो किसी से मांग जरूर लेते पहनने के लिए। फिर सोचते हैं कि लोग मांगे कोट से बर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं मैंने। और यह सोचते हैं कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए और यहाँ तक कि लड़का दिखाने के लिए भी जब उन्हें वर दिखाई करनी होती तो कोट मांग लेते हैं, और बारात निकालने के लिए गाड़ी तक मांग लेते हैं, यहाँ तक कि फ़ोटो खिंचाने के लिए दूसरी की बीवी तक मांग लेते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं। और तुमसे जूते नहीं मांगे गए, शायद तुम्हें फ़ोटो का नहीं महत्व पता। लोग तो इत्र चिपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जैसे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। तो लेखक सोच रहे हैं कि जब लोग फ़ोटो खिंचाते हैं तो उस समय परफ्यूम वगैरह डाल के फ़ोटो खिंचाते हैं कि जैसे फ़ोटो से भी खुशबू आएगी। और जो व्यक्ति भले ही दिखने में कैसा भी हो, अगर उसने ठीक ठाक कपड़े पहने और क्रीम पाउडर लगाया तो उसकी फ़ोटो अच्छी निकल जाती है। लेकिन तुमने फटे जूतों में ही फ़ोटो खिंचा ली, शायद तुम्हें फटे फ़ोटो का महत्व नहीं पता। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में 5 रुपये से कम नहीं में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियाँ न्यौछावर हैं। तुम जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है तुम्हारा यह फटा जूता देखकर। फिर लेखक सोचते हैं, लेखक कह रहे हैं कि उस ज़माने में जो टोपी थी उसकी कीमत जूते से कम रही थी और जूता महंगा था। और कह रहे हैं कि एक जूते पर 25 टोपियाँ न्यौछावर है। कहने का मतलब है कि जो समाज में इज्जतदार व्यक्ति होता है, जो सम्मानी व्यक्ति होता है, उसको जब सम्मान नहीं मिलता है, वो जो सम्मान का हकदार होता है उसको वो सम्मान नहीं मिल पाता। यानी लोग बाहरी दिखावे को महत्व देते हैं, भले ही अंदर से खोखले हों। बाहरी दिखावे यानी जिसके पास गाड़ी पैसा बंगला है उसको इज्जत देते हैं, और जो सम्मानी व्यक्ति है, गरीब है, इज्जतदार है, तो लोग उसका सम्मान नहीं करते। तो लेखक इसमें यह व्यंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम इतने बड़े कथाकार हो, इतने बड़े कहानीकार हो, युग परिवर्तक हो, जाने क्या क्या लोग तुम्हें जानते हैं, मगर फ़ोटो में तुम्हारा ये फटा जूता है। तो कह रहे कि इतना बड़ा कहानीकार, इतना बड़ा कथाकार जो युग को परिवर्तन करने की बात अपनी कहानियों के द्वारा, अपने उपन्यास के द्वारा कहता है, लेकिन फ़ोटो में इनका फटा हुआ जूता है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन पर घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और मैं पर्दे पर कुर्बान हो रहा हूँ। तो लेखक कहते हैं कि मेरा जूता भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, भले ही ये ऊपर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये पूरा बेकार हो चुका है, इसका तला घिस चुका है, और जब मैं चलता हूँ तो ये मेरे पैरों को तकलीफ़ देता है, यानी मेरा पैर छिल जाता है। लेकिन भले ही तुम्हारा जूता बाहर से फटा हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से ये ठीक ठाक नज़र आता है, तुम्हारा पैर इसमें सुरक्षित है। तो लेखक कहते हैं कि तुम बाहरी दिखावे पे नहीं मरते हो, यानी भले ही तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो तुम दिखावा नहीं करते हो, जैसे हो वास्तव में ऐसे ही हो,
लेकिन मैं भले ही मेरा जूता बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर से वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। यानी मैं दिखावे पे मरता हूँ, यानी पर्दे पे मरता हूँ का मतलब है कि ये मेरे साथ साथ जो समाज के अन्य लोग हैं वो दिखावा करते हैं, यानी दिखावे पे कुर्बान हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ये कहानी फिट नहीं बैठती। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो ही छाप दे। अब लेखक सोचते हैं कि प्रेमचंद ने बड़े ही ठाठ के साथ, बड़े ही शान के साथ फटे हुए जूते पहने और फ़ोटो भी खिंचा ली है और अपनी कहानी में इसको लगा दिया है। सोचते हैं कि मैं इस तरह से कभी नहीं खिंचा सकता, भले ही मेरी जो जीवनी है, कहानी है, वो बिना फ़ोटो के ही छप जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है? अब लेखक सोचते हैं कि जो प्रेमचंद की जो मुस्कान है, व्यंग मुस्कान है, कहते हैं कि ये मुझे एकदम से कमज़ोर कर देती है। और सोचते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी मुस्कान का क्या कारण है? और सोचते हैं कि शायद ये कोई हादसा है कि जो तुम्हें याद आ गया। कहने कि क्या होली का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया और डॉक्टर क्लब छोड़कर भाग गया। ये कोई हादसा तो नहीं याद आ गया तुम्हें, या कि जो तुम्हारे चेहरे पर ये व्यंग मुस्कान है? फिर कहते नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे के पैसे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। और उनकी जो फ़ोटो में व्यंग मुस्कान है, इससे बताते हैं कि शायद तुम्हें वो हादसा याद आ गया। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया है। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर घर लौटते रहे? तो कह रहे हैं कि जनता की सेवा करते करते तुमने इतने चक्कर लगाए, या बनिए के ब्याज से बचने के लिए इतने चक्कर लगाए कि तुम्हारा जूता ही फट गया। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सिगरी आते जाते घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात फनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कह रहे हैं कि चक्कर लगाने से केवल जूता घिसता है, इस तरह से फटता नहीं है। कुम्मन दास ने भी फतेहपुर सिगरी के चक्कर लगाए थे, लेकिन उनका जूता ऊपर से ठीक ठाक था, भले ही नीचे से वो घिस गया था। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करवे परे सलाम। और कह रहे हैं कि जो बुलाकर देता है, तो उनको, जिनको देखने से हमारे मन का दुख फिर से उजागर हो जाता है, फिर से हमारा दुख प्रकट हो जाता है, तो हमें उनको दूर से ही सलाम करना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए कुछ लेने के लिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? फिर लेखक फिर सोच रहे हैं, बार बार उसके जूते के बारे में सोच रहे हैं कि चलने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं है, तो इसका जूता कैसे फट गया? अब फिर सोचते हैं कि मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते हो, कोई चीज़ जो परत परत सदियों से जम गई हो, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। सोचते हैं टीला, रास्ते का टीला का मतलब है कि रास्ते में आगे बढ़ते समय रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करते करते, यानी चुनौतियों का, जो जीवन में उनकी जो चुनौतियाँ आए उनका डट कर मुकाबला किया होगा, तो इसलिए तुम्हारा जूता फट गया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। कहने का मतलब है कि तुमने चुनौतियों से कभी भी समझौता नहीं किया, बल्कि उनका डट कर मुकाबला किया, उनका सामना किया। और कह रहे कि जो सभी कुछ नदियाँ होती हैं कि जो अपने साथ पहाड़ पत्थर सब बहा कर ले जाती है, लेकिन कुछ नदियाँ अपना रुख बदल देती हैं। तुम भी तो बदल सकते थे, तुम टीलों से बचकर भी तो निकल सकते थे, लेकिन नहीं। तुम्हारी कमजोरी है कि तुम जीवन में चुनौतियों से समझौता नहीं कर सकते हो, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना तुमने सीखा है। तुम समझौता कर ही नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। इस बात से लेकर कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेमचंद हैं
वो जीवन में चुनौतियों से संघर्ष नहीं कर सकते हैं, समझौता नहीं कर सकते, यही उनकी कमजोरी है। जो गोदान में होरी की रही, वो अपने नेम धर्म को नहीं छोड़ सकते थे, उसी प्रकार प्रेमचंद ने भी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ा। तुम्हारा यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारा जो पैर की उंगली दिख रही है, यानी तुम समाज में जिसे घृणा के योग्य समझते हो, जिस व्यक्ति को घृणा के योग्य समझते हो, उसकी ओर हाथ का इशारा करना भी तुम अपमान समझते हो अपना, इसलिए तुम पैर की उंगली से उसकी तरफ इशारा कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया, यानी तुमने अपना जूता ही फाड़ लिया। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तो लेखक सोचते हैं, लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद की फ़ोटो देखकर कि मैं तुम्हारे चेहरे की जो व्यंग मुस्कान है इसको भली भांति अच्छे से समझता हूँ, और तुम्हारी जो पैर की उंगली दिख रही है इसका इशारा भी मैं अब समझ गया हूँ, मेरे समझ आ गया है। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन सब पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम मुझ जैसे उन लोगों पर हंस रहे हो जो दिखावे पे मरते हैं, भले ही अंदर से खोखले हों, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, लेकिन वो समझौता नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम हर मुश्किलों का, हर चुनौतियों का सामना करते हो, तुम्हारा जीवन संघर्षशील है। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा, मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारे चेहरे की जो व्यंग मुस्कान है ये भी मेरे समझ में आ गया है कि तुम उन लोगों पे हंस रहे हो जो समाज में दिखावा करते हैं, जो दिखावे पे मरते हैं, भले ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं लेकिन दिखावा करते हैं। तो ऐसे लोगों पर तुम हंस रहे हो, उनका उपहास उड़ा रहे हो, लेकिन तुमने कभी भी जीवन में समझौता नहीं किया चुनौतियों से, उनका डटकर मुकाबला किया और आगे बढ़ते रहे।